सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्लास 11 फुल रिवीजन ऑफ अकाउंट। जब से कि आपने देख रहा होगा दोस्तों थंबनेल के अंदर चैप्टर 8 से 14 तक यानी लास्ट प्रोविजन तक आपका मैं पूरा जर्नल से स्टार्ट करेंगे, प्रोविजन पर एंड करेंगे। एक एक टॉपिक डीप में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट आपको दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देखकर पूरा का पूरा दोस्तों आपका रिवाइज हो जाएगा, जितना भी प्रैक्टिकल है इसका, जितना भी थ्योरेटिकल है, विद फॉर्मेट, विद जर्नल एंट्रीज, एक एक, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। कहीं सोच रहे हो आप, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में, एंड तक देखें। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करके क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन पे दोस्तों शो हो रहा होगा, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कौन सा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जर्नल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल एंड लेजर। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि जर्नल क्या होता है। प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है भाई आपके लिए। नोट्स चाहिए दोस्तों तो क्या करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री नोट्स है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। लिंक इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर ले फटाफट। क्या कह रहा है, बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री, ठीक है। क्योंकि जो जर्नल है क्या होती है, सबसे पहले एंट्री उसमें रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए प्राइमरी बुक कही जाती है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन बुक के अंदर नोट कर रहे हो तो किसके अंदर होते हैं, सबसे अंदर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में भाई जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, तो दोस्तों उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले से ही भाई क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए भाई, कोई इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे जो घटना या जो जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन हो रही हो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो दोस्तों, उसको रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो भाई, उसको रिकॉर्ड कर लो। मान लो आज राम को मैंने सेल करी और कल राम से परचेज कर ली, तो आज राम से जितनी जो ट्रांजेक्शन करी होगी आज रिकॉर्ड होगी, जो कल होगी वो कल रिकॉर्ड करूँ। ये कहता है मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यानी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जो होता है जर्नल के अंदर, उसे एक टर्म से कहते हैं, वो होता है टर्म दोस्तों जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रोसेस ऑफ जर्नल ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग। ऑप्शन में आ जाए एमसीक्यू में, तो दोस्तों क्या करेंगे, आप जर्नल करके आएंगे। एमसीक्यू से याद आ रहा है दोस्तों, अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने दोस्तों पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं। वो कहाँ मिलेंगे, आई बटन पे आपको शो हो रहे होंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई बटन में आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप एक्सेस कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा प्ले कर सकते हैं। आपको अच्छे से एमसीक्यू भी हो जाएंगे साथ के साथ, इसके बाद आप जाके देख सकते हैं उसको। अन एंट्री मेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। कभी भी कोई एंट्री मेड करते हैं मतलब जो एंटर होती है तो वो जर्नल एंट्री के अंदर होती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। भाई फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में भाई सबसे पहले डेट आती है, डेट डाल दी। नेक्स्ट जो आता है भाई जर्नल के अंदर पर्टिकुलर्स, भाई किस टाइप से रिलेटेड जर्नल है, बैंक से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड, वो यहाँ दिखाते हैं। एलएफ के अंदर वो डालते हैं उसका नंबर ऑफ अकाउंट्स की, कैश वाले कितने बने, एक ही बनता है। बैंक ऐसे उसको नंबरिंग दे देते हैं, और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता होना चाहिए मैंने पूरी थ्योरी 1 से 7, जी हाँ 1 से 7 स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा दोस्तों आपको, 1 से 7 वाला एक वीडियो बनाया था अभी, पूरा थ्योरी का रिवीजन कल ही अपलोड हुआ है। अगर नए हैं तो जाके उसको भी देख ले भाई, पूरा रिवीजन करवा दिया 1 घंटे के अंदर, पूरे थ्योरेटिकल, एक टॉपिक नहीं छोड़ा है हमने, तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लिंक इसका बायो में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जर्नल के 2 टाइप होते हैं, आपको भी पता होगा। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होती है दोस्तों उसे कहते हैं हम सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होती है, दैट व्हेन ओनली 2 अकाउंट आर इन्वॉल्व टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते तो उसमें 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, बस। एक ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी। और इसमें ध्यान रखना है कि एवरी अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी हमेशा डेबिट का जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसे हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों बहुत ईजी है, कंपाउंड एंट्री या कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड टू क्रेडिट मोर देन दी 1, यानी किसी ट्रांजेक्शन में 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 2 क्रेडिट, 2 डेबिट 2 क्रेडिट, 2 डेबिट 3 क्रेडिट, लेकिन
अमाउंट ऑफ ऑल डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ ऑल क्रेडिट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स कह सकते हो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल अकाउंट। सिंपल सी बात है भाई, एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व करता है कंपाउंड जर्नल एंट्री में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से भी देखेंगे। रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जब हम क्या करते हैं जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है। इसका आंसर दोस्तों ज़रूर कमेंट करके आप बताएं हमें कि जर्नल के अंदर जब आप रिकॉर्ड करते हो तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आ रही है बात समझ, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ज़रूर इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन गिवन है, उसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कि करके दोस्तों। क्या कह रहा है, कैश बॉथ इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। जब भाई कैश लगाया एज अ कैपिटल ओनर ने तो बिजनेस के अंदर कैश आया होगा, इसलिए डेबिट टू। बिजनेस की एक लायबिलिटी भी राइज हुई होगी, किस नाम से, कैपिटल नाम से, तो इसलिए कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होता है, यानी लायबिलिटी बढ़ती है तब क्रेडिट करते हैं। सिंपल सी बात है। कह रहा है कैश और अदर असेट्स जो लगाई है बिजनेस के अंदर लगाई है, तो बिजनेस के अंदर आई बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी क्योंकि असेट बढ़ रही है। फर्नीचर मशीनरी कुछ भी लगाए डेबिट होगी, कैश भी लगा रहा है डेबिट, एक लायबिलिटी भी राइज होगी इसके साथ, कौन के नाम से, कैपिटल के नाम से, तो टू कैपिटल। सिंपल था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुड्स परचेज ऑन कैश, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं ध्यान रखना है, जब गुड्स के लिए ही ओनली परचेज टर्म यूज करते हैं, गुड्स के लिए ही ओनली परचेज टर्म यूज करते हैं। क्या कह रहा है, आपने गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, गया क्या मेरा कैश गया हो गया तो बैंक। अब कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीद लिया भाई, उधार खरीद लिया तो परचेज तो डेबिट हो रही है, बट सप्लायर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा कि उसको पैसा पे करना भाई, बाकी अभी दिया थोड़ी है मैंने। अरे ये बात समझ। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट के, क्योंकि पैसे थोड़ी लगते हैं यार। कैश सेल्स मतलब कैश में सेल कर दी भाई, पैसा आया बदले में गुड्स गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन सा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार सामान बेचा तो उस पर्सन से पैसा लेना क्या है, बाकी है ना, पैसा मिला तो नहीं है, तो उस कस्टमर को डेबिट कर दो एज अ सेट बना के, और टू सेल्स अकाउंट कि भाई गुड्स तो चला गया इसलिए टू सेल्स और कस्टमर अकाउंट। अब क्या कह रहा है, जब ओपन करते हो आप बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक में आप डिपॉजिट करके आते होगे तो बैंक तो बढ़ रहा होगा, तो बैंक असेट होती है इसलिए डेबिट टू। कम क्या हुआ होगा, कैश कम होगी, दूसरी असेट कम हुई होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, आपने असेट परचेज कर दिया, अभी बताया परचेज टर्म ओनली किसके लिए यूज करते हैं, गुड्स के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुड्स तो है नहीं, असेट कह रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट, गया क्या होगा बदले में, कैश या बैंक। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक टॉपिक कवर कर दूंगा, आराम से जैसे लेटे हैं सो रहे हैं, जैसे देख रहे हैं वीडियो देखते रहें बस। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट, भाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सेट के अंदर, यानी डेप्रिसिएशन अब बोलेंगे बच्चा भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही नहीं, तो भैया CY कंसेप्ट आपके साथ है वो बताएगा आपको। डेप्रिसिएशन दोस्तों क्या होता है, मान लो आपके पास 10,000 का आपने फ़ोन लिया, मम्मी ने दिला दिया, आपने जिद करके फ़ोन ले लिया, फ़ोन ले तो लिया, अब क्या हुआ 1 साल बाद क्या उसकी 10,000 ही वैल्यू होगी, क्या उसकी 10,000 ही वैल्यू होगी, इसका आंसर है नहीं होगी। क्यों, उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, असेट की वैल्यू में कमी आना, तो असेट की वैल्यू में कमी आ रही है तो असेट तो कम करूंगा तो टू असेट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एक तरह से, क्योंकि लॉस हो रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट है सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड असेट एट लॉस, जब क्या करो किसी असेट को लॉस में बेच रहे हो, कई बार होता है कुछ असेट्स होती है जिनको बेचना पड़ता है हमें लॉस में, क्योंकि उनको निकालना चाहते हैं हम अपने बिजनेस से, तो क्या कर रहे हैं, कैश आया होगा टू असेट तो कमी होगी, लॉस हुआ इसलिए डेबिट आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट। यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डाल सकते हैं, जब प्रॉफिट में बेच रहे तो वही प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट में, क्रेडिट में आ जाएगी, क्रेडिट में आपकी इनकम होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो किसके, अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए एक टर्म यूज करते हैं भाई, कौन सी टर्म, उसे कहते हैं ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, कैश कम हुआ होगा फर्म का, क्योंकि हम सारी चीज़ें देखते हैं फर्म की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ नहीं देखना, आ रही बात समझ, सारी चीज़ें देखोगे फर्म की तरफ से। एक चीज़ ध्यान रखना, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज,
ये निकाल रहे हो क्या, गुड्स विड्रॉ, सॉरी गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो आपकी कम क्या होगी, परचेज कम होगी कैश की जगह, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कह रहा है गुड्स दे दिए चैरिटी में बांट दिए, कोई बार होता है हम चैरिटी में बांट देते हैं अपने गुड्स को कि अपने बिजनेस की क्या बनाना, एक नाम बताने में, जैसे कोई नई शॉप खोलता है तो क्या कर देता है भाई, बांट दिए, समोसे बंटवा दिए, या नए छोले पूटे बंटवा दिए, या पूरी सब्जी बंटवा दी। तो इससे क्या होता है, एक कस्टमर के बीच में इंगेजमेंट बढ़ती है कि वो बिजनेस में आ जाए, एक लालच दिया जाता है। तो चैरिटी एक तरह का एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कम क्या होगा, मेरा परचेज ही कम होगा क्योंकि मेरे गुड्स ही कम होएंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो कमेंट करके आप बताते रहें, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताते रहें। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो क्या कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलती रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, यानी आपने बेचे होंगे तो उसे कहते हैं दोस्तों सेल्स रिटर्न, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, तो वो दोस्तों आप कमेंट करके आप बताएं मेरे को। ठीक है दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं, सॉरी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है उसको आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नहीं करवाऊंगा मैं आपको क्योंकि आप आंसर देख लेंगे। विड्रॉ ऑफ कैश, विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, यानी विड्रॉ कर रहे हो आप कैश किसके, बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ध्यान रखना। कलेक्शन ऑफ चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो कैश टू कस्टमर आ जाएगा। ये बेसिक बेसिक ट्रांजेक्शन है, चेक्स कुछ उसकी हैं, पेमेंट्स की हैं आपकी, तो ये आप बहुत इजी हैं, ये भी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्रांजेक्शन। अब नॉर्मल लॉसेस यानी गुड्स फायर वाली जब आ जाता है, कोई क्लेम वाली बात होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। अब नॉर्मल लॉस, अगर लॉस हुआ मेरी एसेट में, टू परचेजेस अकाउंट। ये टॉपिक भाई बैड डेट बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। आगे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई इसी बात पे कि बैड डेट आपका रेवेन्यू होता है या एक्सपेंस होता है, जल्दी बताओ कमेंट करके इसका आंसर कि बैड डेट आपका एक्सपेंस होता है या रेवेन्यू होता है, जरूर कमेंट करके बताओ विद रीजन। नेक्स्ट वीडियो में उन बच्चों को मेंशन करूंगा जो इनके आंसर बता रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट हो जाता है क्योंकि ये डूबा हुआ आपका पैसा होता है एक तरह से जो कि मिलना बाकी था बट मिला ही नहीं, तो कस्टमर रिकवरी ऑफ बैड यानी बैड डेट रिकवर, पैसा आ गया भाई बदले में, और टू किस चीज़ का पैसा है, बैड डेट रिकवर का। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जब डेटर एक्सेप्ट कर लेता है बिल तो बी आर डेबिट टू डेटर कर देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा टर्म 2 में, आपको वीडियो डलती रहेंगी ऐसी पूरे चैप्टर वाइज, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सेप्ट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी, क्रेडिटर से द्वारा, तो क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस लग रहे हैं द्वारा, बैंक के द्वारा, यानी आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा क्योंकि आप पे लग रहे हैं, और बैंक चार्जेस क्या हो रहा होगा, डेबिट, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है। आपने क्या किया, पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंस पेमेंट करी किससे, बैंक के थ्रू, तो बैंक एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंक क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो ये इसकी जर्नल एंट्रीज थी कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो ये तो जर्नल के सारे करवा दिए। एमसीक्यू के लिए दोस्तों आपको लिंक इसका बायो में प्रोवाइड कर दूंगा, एमसीक्यू वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इसमें लेजर, भाई लेजर बहुत इजी चैप्टर है, समझते हैं। अ लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, क्या होता है, प्रिंसिपल बुक होता है ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम विच कंटेन ऑल अकाउंट्स लाइक असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर टू द लेजर, यानी जो भी एंट्री किसके अंदर, लेजर के अंदर, सॉरी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती थी, यानी ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड की जाती थी, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो, उसको आप लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हो। ध्यान रखना इस बात को। लेजर इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल बुक भी कही जाती है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कही जाती है। भाई सैंपल पेपर में आया है क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर नहीं है, सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करो भाई, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, क्लिक कर लो भाई, सब दिख जाएगा, पूरा वीडियो में सॉल्यूशन करवा रखा है। अरे बस समझ, देखते हैं आगे, उसे फाइनल एंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट एट इट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। द बुक विच कंटेन क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड लेजर। छोटी सी डेफिनेशन की व्हाट इज अ लेजर,
जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखता है परमानेंट, जो कि सारे अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिक अकाउंट बना देते थे, कैटेगराइज कर लेते, जिससे हमें क्या बन जाती है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक प्रॉपर हेड की। या मैं बोलो अगर राम अकाउंट, कैश अकाउंट, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर लेजर बन जाते हैं जिनके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है छोटा सा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहला डेट, देन पर्टिकुलर्स आता है जेएफ, अमाउंट जो ये होती है दोस्तों, इसे कहते हैं हम डेबिट साइड। ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये दोस्तों होती है आपकी क्रेडिट साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार इससे रिलेटेड। ठीक है, ये भाई डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड अभी हम बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ। क्योंकि दोस्तों क्या है, इस चैनल पे मैं चाहता हूँ जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं अकाउंट्स के, सारे अच्छा स्कोर करके आएँ और मेरे साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। एंट्री को कैसे पोस्ट करना है आपको, जो ट्रांसफर करते हैं ना जर्नल के अंदर, उसी को पोस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल टू द लेजर, इट रिफर टू द पोस्टिंग कही जाती है। जब जर्नल के अंदर से ट्रांसफर करते हैं ट्रांजेक्शन को, किसके अंदर, लेजर के अंदर, तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है दोस्तों, पोस्टिंग इज अ ग्रुप ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर अकाउंट टू वन प्लेस विच फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंक्लूजन। इट मीन्स क्या हो रहा है, सिंपल सी, इतनी बड़ी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल स्मॉल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। ये क्या कह रहा है, पोस्टिंग के अंदर क्या करते हो, एक ही पर्टिकुलर हेड के क्या करते हो, अकाउंट के बनाते हो। जैसे मान लो मैं कैश अकाउंट बनाऊँ, तो कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, अगर मैंने कैश रेंट पे बेचा है, सैलरी रेंट में पे करी, एक्सपेंस कैश में पे किया, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो भी कैश में पेमेंट हुई है, तो वो कैश अकाउंट में क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, कैश अकाउंट में ही लिखूंगा। तो ये दोस्तों होती है क्या, एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन को क्या कर देना, कैश के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर लिख देना। अब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री, इसमें कुछ स्टेप्स बताए हैं मैंने आपको, तो आपको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, लोकेट इन दी जर्नल द अकाउंट टू बी डेबिट एज ही एंटर्ड इन दी जर्नल एंट्री। अगर कोई अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है जर्नल एंट्री में, फॉर एग्जांपल राम टू कैश है, क्या है, राम टू कैश है, आई बात समझ, राम टू कैश एक जर्नल एंट्री है, आप बना रहे हैं राम का अकाउंट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी राम के अकाउंट में टू राम या बाय राम मत लिख देना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। कभी भी राम के अकाउंट बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, तो टू कह रहा हूँ, बाय राम या टू राम मत लिखे ना। क्या लिखोगे, क्या चल रहा है दोस्तों, टू चल रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। टू चल रहा है तो क्या कर दो, एग्जैक्ट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और कैश में अमाउंट चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट ऑफ कॉलम ऑफ द डेबिट साइड। भाई जो डेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको भाई डेट में डाल दो, जिस डेट में हुई थी ट्रांजेक्शन। देन क्या करें, ना पर्टिकुलर कॉलम राइट द नेम ऑफ द अकाउंट, उसका अकाउंट का नेम लिखना है यानी कैश अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कह रहा है, एंटर द नेम ऑफ पेज, ये आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर द रिलेवेंट अमाउंट, जो कि आपको एंटर करना होता है। इसको मैं पूरा एक बार और रिपीट कर देता हूँ ध्यान से आपको समझाने के लिए, एक सेकंड बच्चा, समझते हैं, ठीक है, पूरा समझाएंगे, कहीं नहीं, वीडियो लंबी होगी बट आपको समझ आएगी। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा भाई, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो 1000 रुपये था, ये ऐसे करके यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी जो भी गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो टू कैश अकाउंट और 1000, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा राम का अकाउंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है भाई, प्रोसीजर ऑफ द बैलेंसिंग लेजर। लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारा फॉर्मेट है, आपको मैं ये सब पढ़ने नहीं दूंगा, आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, मैं पूरा एकदम डिटेल में ये बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, कलर चेंज करते हैं भाई, कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये एक अमाउंट चल रहा होगा, एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएगी, दोनों को क्या कर लो, दोनों का टोटल कर लो, ये भी टोटल करो, ये भी टोटल करो। क्या रिपीट किया मैंने, ये भी टोटल करो, ये भी टोटल करो, कर लिया टोटल। टोटल करने के बाद लग रहा है भाई ये साइड कम आ रही है, क्या हो रही है, ये साइड कम आ रही है। कैसे पता लगेगा, दोनों को कंपेयर करके। मान लो यहाँ पर 500 चल रहा है, ठीक है,
1500, सॉरी यहाँ 1500 ले लो, तो यहाँ पर 500 की कमी है तो यहाँ पर 500 लिख दो। टू बैलेंस CD, क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। आ रही है बात समझ? टू बैलेंस CD। अगर वहां कमी होती तो बाय बैलेंस CD। CD मीन्स क्रेडिट डाउन, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। क्लियर है? ऐसी CD को फिर हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे जो भी होती है तारीख, उसमें हम क्या कर देते हैं, डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, यानी BD के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये सिंपल है बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, कैश बुक्स के बारे में। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को भी, कंटिन्यू करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ भी आ रहा होगा, तो ज़रूर कमेंट करते रहें। और चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें भाई, वेट ना करें भाई, सब्सक्राइब करके लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल पर्पस बुक। ये कौन कौन सी बुक्स होती हैं? सबसे पहले स्पेशल पर्पस बुक में हम बात करते हैं कैश बुक। कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल बुक विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट। जितनी भी कैश में पेमेंट्स हो रही हैं, कैश में रिसीप्ट, सारी जो पैसा लेना बाकी है, वो आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हो। किस में करते हो दोस्तों? आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हो। जो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि वही ट्रांजेक्शन में जाती हैं और ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करती हैं। इट ऑल्सो हैज डेबिट एंड वन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो होती है वो सारी रिसीप्ट्स होती हैं, जिसमें आपका क्या हो रहा है, पैसा आ रहा होता है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड्स में पेमेंट्स होती हैं जहाँ पर पैसा जा रहा होता है। भाई समझते हैं फॉर्मेट देख के। ये है रिसीप्ट्स, यहाँ पर पैसा बढ़ता है, पैसा क्या है, बढ़ता है यहाँ। और यहाँ पर पैसा आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो किसी पर्सन की, सैलरी की, एक्सपेंस की, रेंट की, एक्सेट्रा, या किसी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यहाँ पर आप किसी से पैसा ले रहे हो, सेल करा तो वहाँ से पैसा मिलना बाकी है, गुड्स बेचा तो वहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, यानी रिसिप्ट्स में आती हैं। यानी डेबिट साइड आपका पैसे का साइड होता है, क्रेडिट साइड इस केस में पेमेंट्स का साइड होता है। ठीक है दोस्तों, बैलेंसिंग का सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने लेजर भी बनाया। जो टोटल आ रहा है डिडक्ट करो, जिस साइड कम आ रहा है उधर क्या लिख दो। अगर इस साइड आ रहा है तो टू बैलेंस PD लिखोगे या CD, क्या लिखोगे दोस्तों, टू बैलेंस CD। और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD अगर कम आ रहा है इस साइड तो। और बाकी उस CD को हम हमेशा BD में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू कॉलम कैश बुक क्या है भाई? ये कौन सी कॉलम कैश बुक है? ये कॉलम कैश बुक बस क्या करती है, कैश के साथ बैंक का कॉलम भी क्या कर लेती है, ऐड करवा लेती है। वन ऑफ द कैश, वन ऑफ द बैंक। इन अदर वर्ड इट कैन बी साइड टू कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड ऑल्सो अ बैंक अकाउंट। दोनों कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को इंक्लूड कर रही होती है। इसमें कैश की बात करते हो और साथ के साथ बैंक की भी आप बात करते हो। हैंस देयर इज नो नीड टू ओपन दीज अकाउंट इन दी लेजर्स। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें अकाउंट को ओपन करो। सिंपल सा आपका कैश के बगल में एक कॉलम ऐड हो जाता है बैंक का। सेम यहाँ भी, यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना होता है कि एक कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट होता है। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कैश टू बैंक, कैश टू बैंक वाली एक एंट्री होती है और दूसरी बैंक टू कैश। ठीक है, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश ये होता है, और जिसे हम C से डिनोट करते हैं। जब भी ऐसी आती है तो JF के अंदर ऐसे C बना देते हैं कि वो शो कर रही होती है कॉन्ट्रा एंट्री को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गया आपका कंसेप्ट किसका, पर कैश बुक का और दूसरा डबल कॉलम कैश बुक का। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा परचेज बुक की तरफ। परचेज बुक और परचेज जर्नल ये क्या कहती है, परचेज जर्नल रिकॉर्ड ऑल दी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यानी जो परचेज बुक बनाते हो आप, इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, गुड्स इन विच एंटरप्राइजेज डील्स। और यहाँ पर एक ही टाइप की गुड्स की एंट्री कर रहे होगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्टार्टिंग में तो वही लोगे, अगर नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के क्या कर लोगे, मान लोगे इसी चीज़ का बिजनेस। अगर मान लो फर्नीचर परचेज कर रहा है क्रेडिट में तो फर्नीचर का ही लोगे। और क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होती है कुछ कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है कैश परचेज और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन द गुड्स इन विच फर्म डील आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज लेजर और बुक। दोनों में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस चीज का। रेड कलर से भाई दिखा देते हैं, रेड तो भाई शो करता है ना,
इसका जो सिंपल सा फॉर्मेट है, डेट आती है, जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हो उसका नाम डालोगे स्टार्टिंग में, जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हो यहाँ पर आएगा, उसका इनवॉइस नंबर है तो डाल दोगे, डिटेल्स, देन टोटल करके यहाँ पर आप अमाउंट लिख दोगे सामने लाइन के, ठीक है, जस्ट इधर। क्लियर है? ये इसका परचेज बुक का आप में ध्यान रखना है बनाते में, अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स बुक में। सेल्स बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स, सेम कहानी है, और इट डज नॉट रिकॉर्ड कैश सेल्स, ध्यान रखना। क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा है सिर्फ क्रेडिट पार्ट, कैश नहीं बात कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका भी फॉर्मेट सिमिलर टू परचेज बुक होता है, इसमें भी आप सेम चीज़ें की ध्यान रखोगे जो मैंने ऊपर वाले में बताया है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, चीज़ का आप ध्यान रखना। और दोस्तों अभी तक चैनल में बने हैं, पीडीएफ का लिंक चाहिए तो पहले ही बता दिया, तो दोस्तों आप क्या कर लें, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ जस्ट आप पीडीएफ मैसेज करोगे, आपको तुरंत के तुरंत लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउट मतलब जब आपने परचेज करा, अगर होता है कुछ डैमेज होता है तो उसमें क्या करते हो आप, रिटर्न कर दे रहे हो, तो ये फॉर्मेट बनता है उसका, और ये सारी कुछ डिटेल्स इन दिस बुक परचेज रिटर्न आर रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों सेल्स रिटर्न। जब कभी आप सेल कर रहे हो तो उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया तो उस पर्सन ने आपको रिटर्न कर दिया, और इसमें भी आप ओनली क्रेडिट सोल्ड वाली चीज़ें ही रिटर्न कर रहे होगे। इसका भी फॉर्मेट सिमिलर टू सेल्स रिटर्न बुक होता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, इसके अंदर जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा नहीं पढ़ता है इसको, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन भी आया सैम्पल पेपर में। A book maintained to record all transactions which do not have fine place in special journal. It is also known as journal proper or journal reschedule. In other words, journal proper record which cannot be recorded in the other subsidiary book. वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो सब सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। सब्सिडरी बुक में अंदर कैश बुक, परचेज बुक, ये सारी इंक्लूड करते हैं ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो रिकॉर्ड होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज होगी, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, इसमें कुछ स्पेसिफिक भी गिवन है, जैसे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो परचेज होती हैं, गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, इस टाइप की ट्रांजेक्शन क्या करते हो आप, रिकॉर्ड कर रहे होते हो जनरल प्रॉपर के अंदर। एक क्वेश्चन भी आया था कि जनरल प्रॉपर के अंदर किस टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, सेम नेचर वाली या डिफरेंट नेचर वाली, या ऐसे ही सेम, ऐसे करके क्वेश्चन आया एमसीक्यू में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में। तो वहाँ पर जो आज में देखा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एंट्री हो रही है, तो आंसर क्या हो जाता, डिफरेंट टाइप वाली एंट्री। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत बढ़िया टॉपिक आता है, बच्चा भाई डरने लगता है इससे, बीआरएस के नाम से ही बीआरएस बनता है, बच्चा भाई डरना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। क्या है बीआरएस, मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कहता क्या, समझते हैं, ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, बी है ये आपका बैंक, ए है ए का आपका पर्सन अंकित, मान लो क्या है अंकित। अंकित का एक अपना बिजनेस था, ये इसका बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बिजनेस है, बैंक इसका है, बैंक में मतलब अकाउंट है, इसका बैंक नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या हो रहा भाई, ए ने ना बहुत सारी पेमेंट्स करता रहा, तो एक पेमेंट हुई, मान लो इसने ना किसी को क्रेडिट क्या दिया, एक चेक दिया, इसने चेक दे दिया किसको, राम को, समझते जाना, राम को चेक देती। ठीक है, राम को चेक दे दिया, तो राम ने क्या किया भाई, वो बैंक में लेके गया ही नहीं, इसने तो ए ने तो मान लिया था मेरा बैंक क्या हो गया, कम हो गया, इसने तो यही मान लिया होगा जब चेक दिया होगा इसका बैंक कम हो गया, बट इन रियलिटी मेरा बैंक क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, क्योंकि राम तो गए नहीं, गलती क्या है राम की। तो यहाँ बीच में क्या आ रहा होगा दोस्तों, एक अंतर आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा ना, डिफरेंस अराइज हो रहा होगा ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इनको सेटल करने के लिए ही बीआरएस बनाया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कैश बुक को पासबुक के क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि कैश बुक तो भाई ए बना रहा होगा, ओनर प्रिपेयर कर रहा होगा, पासबुक हमारी बैंक प्रिपेयर करती है, होती है हमारे पास है भाई, एंट्री तो हम वहीं से करवाने जाते हैं ना। अरे बात समझ, तो इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेनली reconcile the state difference between the bank balance as shown by the cash book and bank balance as be shown by the पासबुक। दोनों के डिफरेंस को रिकंसिलाइन किया जाता है, मतलब उनको मतलब सही से सेटल किया जाता है, सेटलमेंट की जाती है।
रीजंस हैं कुछ डिफरेंस के, जैसे क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक एज द कॉज बाय द डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑन द रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। कई बार होता है कुछ पेमेंट्स कर दी, चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक तो इशू कर दिया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक पेड हो गया, डिपॉजिट हो गया बैंक में बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया। ट्रांसफर रिकॉर्डेड बाय द बैंक, कुछ ट्रांजेक्शन जैसे डायरेक्ट डेबिट बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब हमें नहीं पता चलता इन टाइप के ट्रांजेक्शन को। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया किसी कस्टमर ने मेरे बैंक के अंदर, तो भाई मेरे तो कैश बुक पता ही नहीं कि बढ़ा है बट बैंक तो बढ़ के चल रहा होगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लिए तो भाई बैंक बढ़ रहा होगा, मेरा कैश कम है। डायरेक्ट पेमेंट बाय मेड बाय द बैंक, कोई पेमेंट कर दी बैंक ने। कई बार हम कुछ LIC इंश्योरेंस की प्रीमियम की क्या कर देते हैं, बैंक को क्या देते, अलाउ कर देते कि आप मेरी बिहाफ पे पेमेंट कर सकते हो। ये टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया बैंक में बट आपकी कैश बुक में नहीं आई। नहीं, इंटरेस्ट तो बढ़ गया होगा, बैंक तो आपका बढ़ रहा है, बैंक तो बढ़ने में चल रहा है भाई, कैश बुक तो आपकी क्या चल रही है, कम चल रही है। चेक डिपॉजिट बिल डिस हॉनर्ड, चेक डिपॉजिट हो गया बट बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, यानी वही डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड हो गया। आपने तो मान लिया था बैंक बढ़ गया है, कैश बुक बढ़ा लिया था बट ये तो बढ़ा ही नहीं, तो कम ही चल रहा है। तो इसको डिफरेंस को सेटल कैसे करते हैं, तो ये सारी देखते हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ते हैं और इसमें फॉर्मेट में हम देखेंगे क्या करना होता है। व्हेन मैं स्टार्ट करो बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक, आप कैश बुक से ले सकते हो या तो पासबुक से। अभी यहाँ पर कैश बुक में ले रहा हूँ तो ये आपको फॉलो करनी है ये सारी स्टेटमेंट, जैसे प्लस माइनस गिवन है। अगर जब आप पासबुक में लोगे तो रिवर्स करोगे, मैं अभी बताऊँगा क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, पहला क्या कह रहा है, ट्रांसफर हैविंग द इफेक्ट ऑन हायर बैलेंस। मैंने क्या लिया, बैलेंस एज पर दी कैश बुक लिया है। इसको आप फेवरेबल बैलेंस भी कहते हो या डेबिट बैलेंस भी कहते हो, अगर आपको गिवन है बुक के अंदर तो ध्यान रखना। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, भाई चेक डिपॉजिट हो गया किसके अंदर, बैंक में, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ, इस आइटम को मैं प्लस कर रहा हूँ अपने कैश बुक के अंदर। क्यों भाई, चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में बट रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में। मैंने चेक रिकॉर्ड डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, बैंक बढ़ गया होगा बट मेरा कैश बुक कम चल रहा है। मेरे को इसको इसके इक्वल करना है, ध्यान रखना, इसको इसके इक्वल करना है। तो ये कम चल रहा है तो बढ़ा दूँ, तो इसलिए क्या कर दिया दोस्तों, मैंने इसको प्लस कर दिया। आई बात समझ। नेक्स्ट है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू तो कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। आपने तो मान लिया था कैश कम हो गया, आपका बैंक कम हो गया, बट इन रियलिटी वो तो कम ही नहीं हुआ, तो उसको आप बढ़ा दोगे। इंटरेस्ट अलाउ इन पासबुक ओनली, तो उसको आप डेबिट कर दोगे, बढ़ा दोगे। बिल रिसीवली डायरेक्टेड बाय द बैंक, यानी आपको किसी पर्सन ने या बिल रिसीव कर लिया, यानी बैंक का अमाउंट टोटली बढ़ गया है बट आपको तो पता ही नहीं चल रहा। जब आपको पता लगा तो आपने भी अपनी कैश बुक बढ़ा दी। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स की बना जैसे दोस्तों आपको, तो आप क्या करोगे, इनको प्लस कर दोगे। और कुछ ट्रांजेक्शन जैसे चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट सेंड फॉर द कलेक्शन। क्या हुआ यार, इस चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, रिकॉर्ड हो गया बट उसको सेंड नहीं किया बैंक को कलेक्शन के लिए। तो भाई कलेक्शन के लिए बैंक में तो बढ़ा ही नहीं होगा, तो क्या कर दूँ भाई, कम कर दूँ अपना, मैंने जो बढ़ा रखा है इन रियलिटी। तो ये सारी ट्रांजेक्शन है, आपको डिडक्ट कर दोगे तो बैलेंस एज पर दी पासबुक मिल जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, बैलेंस एज पर दी कैश बुक स्टार्ट किया तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, वहाँ का एंड होता है बैलेंस एज पर दी पासबुक। और नोट पे दे रखा है, मैंने ध्यान से समझना, व्हेन बैलेंस एज पर दी पासबुक इज टेकन एट स्टार्टिंग पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल बी रिवर्स। जो प्लस हो रही है वहाँ वो माइनस होंगी, जो माइनस हो रही है वो प्लस होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख रखा है, मैंने बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चा। आइटम दैट आर एडिड विल बी डिडक्टेड एंड दैट आइटम डिडक्टेड विल बी एडिड। जो प्लस हो रहे थे वो माइनस होंगे, माइनस वाले प्लस। आइदर फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट शैल अपीयर, चाहे जो भी फेवरेबल आ रहा हो चाहे ओवरड्राफ्ट आ रहा हो। इफ द टोटल ऑफ द प्लस आइटम एक्सीड द टोटल ऑफ माइनस आइटम, अगर प्लस वाला माइनस से ज़्यादा था, डिफरेंस बिटवीन टू इज टर्म्ड एज फेवरेबल बैलेंस, तो उसको फेवरेबल कह रहे हैं जब प्लस वाला माइनस वाले से ज़्यादा है। बट जब इसका उल्टा है, जब माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, देन इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ द बैलेंस। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर बचा दोस्तों,
इसको भी ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी ख़त्म कर लेते हैं और पूरा अच्छे से हमने रिवाइज करवा दिया है। बहुत ही काम के आने वाला है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भाई टॉप कर सके, अच्छे से पढ़ सके। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है, फिक्स्ड असेट की वैल्यू में क्या आना दोस्तों, कमी आना उसके यूजेज से, उसको सारे कारण से, तो वो बेसिक सा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन के कुछ कॉजेज होते हैं, यानी कुछ कारण होते हैं, जैसे फिजिकल वियर एंड टीयर, उसके कटने फटने से क्या होता है, पासेज ऑफ द टाइम, जब बीतता जाता है टाइम तो उससे भी होता है। एक्सपायरी होने लग जाती है तब भी। ऑब्सोलेंस में क्या होता है, उसमें बात करते हैं जैसे आप टाइम बीतता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू कम होती जाती है और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे। एब नॉर्मल सम रीजंस होते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं किसके, डेप्रिसिएशन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिप्लेशन। इसी से रिलेटेड टर्म है डेप्रिसिएशन से। डिप्लेशन टर्म कब यूज़ करते हो, जब क्या होता है आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज विच इज़ कॉल्ड डिप्लेशन। उधर के लिए आप डेप्रिसिएशन या डिप्लेशन टर्म यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो टर्म आती है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन टर्म क्या है, जब क्या हो रहा है, कॉपीराइट, पेटेंट, इन टाइप में जब इनके नाम में कमी आ रही है, या गुडविल, मान लो अभी मैगी के बीच में भी मैगी का इतना कुछ हुआ था कि मैगी से पेट दर्द हो रहा है, ये सारे, तो लोग ने क्या कर दिया था, मैगी खाना कम कर दी, तो उसकी गुडविल में कमी आई थी। तो जब हमारी इनटेंजिबल एसेट्स क्या, जब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में कमी आती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन ही एमोटाइजेशन टर्म यूज करते हैं। 12th में आप पढ़ोगे और ज़्यादा इसके अंदर। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कहता है, एक आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप क्या होता है, सेम रहता है, हर साल एक ही अमाउंट। इसको दोस्तों आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के भी नाम से जानते हो और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम मेथड को ध्यान रखना, पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको दे देता है तो कंफ्यूज ना हो। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ से कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट यानी जो वैल्यू ऑफ असेट है, एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी क्या होती है, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू जो उसको आप कबाड़े के भाव में बेच सकते हो वो भी गिवन होती है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जब तक वो सेट क्या है, चली है, ये सारी क्या करते हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। दूसरा एक डेप्रिसिएशन का और फॉर्मूला होता है जो आप हमेशा यूज़ करोगे, कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में 100 डेप्रिसिएशन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें क्या करते हो, एनुअल, जब आपको रेट निकालना है, रेट मतलब किस रेट से क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप लोगे अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई में 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो मेथड आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डेप है हर साल का अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हो वैल्यू ऑफ असेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर फर्स्ट ईयर अगर निकाल रहे हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम फॉर्मूला है, बट जब आप सेकेंड ईयर निकालते हो तो कॉस्ट ऑफ जो असेट है वो कम हो जाती है। आप यहाँ पर डेप माइनस करके लेते हो। मान लो 2 लाख असेट की वैल्यू थी, 2 लाख, उस पर आपने फर्स्ट ईयर का लगाया 10% से तो 20,000 आया। तो नेक्स्ट जो आप वैल्यू लोगे 1,80,000 ले रहे होगे असेट की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री कुछ होती है इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जैसे मान लो जब परचेज कर रहे हो असेट तो ऐसा का असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा होगा। डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन उसकी डेबिट टू असेट, अभी ऊपर जर्नल एंट्री में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक। क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट जब क्लोज करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये बेसिक एंट्रीज है, नोट्स के अंदर आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको बैक टू बैक सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। लिंक आपको बायो में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट तो टॉपिक आता है प्रोविजन। दोस्तों प्रोविजन क्या कहता है भाई, प्रोविजन क्या कह रहा है, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अननोन लायबिलिटी और असर्टेन लॉस और एक्सपेंसेस, यानी फ्यूचर में होने वाली कुछ लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट जो प्रॉफिट का बचा के रखते हो वो क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है, जो कि आपके आगे फ्यूचर में काम आता है। इंपॉर्टेंस क्या है, टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेज लायबिलिटीज़, अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए और एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाए रखने के लिए अच्छा सा। रिजर्व इसी की तरह होता है, बट ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नहीं सॉरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एक होता है वर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या कहता है भाई, प्रॉफिट हो या ना हो उसको चार्ज करना है, प्रॉफिट हो या ना हो इसको चार्ज करना है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, प्रोविजन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पर आपको बनाना ही पड़ता है।
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होने पर ही आप रिजर्व बनाते हो। कुछ टाइप्स हैं रिजर्व्स के दोस्तों, देख लेते हैं वो भी, और फटाफट इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। और पूरा हमने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है और आपको सारा समझ भी आ गया हो। कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, द रिजर्व क्रिएटेड फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट विद अराइजेज आउट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से पैसा बन के निकलता है बच के, तो उससे जो क्रिएट करते हो रिजर्व, वो होता है रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इसके भी दो टाइप होते हैं। इसमें आपका आता है जर्नल रिजर्व, जो कि किसी स्पेसिफिक रिजर्व, मतलब जो किसी भी ऐसी नॉर्मली किसी को कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है जर्नल रिजर्व का, वो जर्नल रिजर्व होता है। इसको फ्री रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके डाल दें एमसीक्यू में भाई, कंटीजेंसी रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक रिजर्व यानी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इसको क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, 12th में पूरा चैप्टर है दोस्तों इससे रिलेटेड, यानी डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए बनाया जाता है रिजर्व, यानी एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है कैपिटल रिजर्व, ये क्या होता है, जो कि क्या होता है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बनाया जाता, फ्यूचर में होने वाले कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, पूरा नोट्स के अंदर आप बहुत ही इजीली आराम से कवर अप कर सकते हैं। इतना कर लेते हैं तो आज दोस्तों आराम से आप अच्छे मार्क्स गेन। सीक्रेट रिजर्व दोस्तों क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व इज एनी रिजर्व विच डज नॉट अपीयर, बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं करते बट जो आपको काम आता है, इसे इंटरनल रिजर्व और इंटरनल रिजर्व या हिडन रिजर्व, इनर रिजर्व या इंटरनल रिजर्व या हिडन रिजर्व, 3 नाम है, इसको बोल सकते हैं, इसके नाम होते हैं। Such reserve are result for understatement of the assets और overstatements of the liability and corresponding understatement of the capital के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके रिजर्व के अंदर। ये दोस्तों हमने कवर अप कर लिए, चैप्टर 8 से स्टार्ट किया था, चैप्टर 14 मैंने बताया था एक वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, या मैंने कोई छोड़ी भी नहीं है। कोई भी लगता है आपको कोई डाउट है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट के बताएं, और आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे पेपर के एग्जाम में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों। ठीक है।